चाहूं तो पूरे साल पढ़ सकती हूँ, अगले साल भी पढ़ सकती हूँ, उसे इनकार नहीं होगा, पर मुझे है। क्यों? सुना है किसी फिल्म का नाम है स्लीपिंग विद द एनिमी। मेरा हाल भी वही है। मुझे जो पढ़ाने आता था वो वकील है जिसने कोर्ट में साबित किया मेरे खिलाफ कि मेरी शादी नहीं हुई और मेरा बच्चा मेरे शौहर का नहीं। लेकिन अब वो मेरे घर में एक्सेप्टेबल है क्योंकि उसने मेरी बहनों की जान बचाई। मैं उसे नहीं पढ़ सकती। वो तुम्हें चाहने लगा है? अब से नहीं, तब से जब मेरी शादी नहीं हुई थी। मैं कॉलेज जाती थी, वो खड़ा खड़ा मेरा इंतजार करता था। फिर उसने 1 महीना पढ़ाया, मैं उसकी आदी होने लगी। अब नहीं आता तो शाम मुझे खाने को आती है। मुझे उसकी इमेजेस याद आते हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं उसकी इतनी आदी हो जाऊं कि मुझे हर बात पर उसकी याद आए। इसलिए मैं उसे नहीं पढ़ूंगी। Excuse me. Hello. Excuse me. ये लॉ फर्स्ट ईयर की क्लास खत्म हो गई है क्या? कौन सा सेक्शन? अब किस सेक्शन की बात कर रहे हैं? सेक्शन यहाँ फर्स्ट ईयर में 3 सेक्शन है। अब सेक्शन का तो मुझे पता नहीं। देखिए दरअसल मेरी वाइफ मिसेस मीरा रॉय यहाँ पढ़ती हैं। उन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है। ठीक है, मैं उन्हें ही पिकअप करने आया। ठीक है, आप वेट कीजिए, या तो अभी आ जाएगी या लास्ट पीरियड के बाद आएगी। अब से ठीक 40 मिनट बाद। 40 मिनट्स? अरे अभी हम नीचे नहीं जाएंगे। क्या हुआ? वो मुझसे मिलने आए हैं। मिलने? कौन? मेरे पति। वो जो नीचे खड़े सिगरेट पी रहे हैं? तो डरती क्यों है? वो यही हंगामा करेगा। नहीं, हंगामा नहीं करेगा। चल, मैं साथ हूँ। उससे बात नहीं करना चाहती। मत कर, मुझे इंट्रोड्यूस करवा दे, मैं बात करूंगी। कैसी बात कर रही? चल मीरा, डर मत। Please. चल मीरा, Please. मीरा चल। डरो मत। मीरा, एक्सक्यूज मी, मुझे इनसे कुछ जरूरी बातें करनी है। चलो मीरा, लेट्स गो। कुछ जरूरी बातें करनी है तुमसे। आप इनके हस्बैंड हैं? जी हाँ, आप जानती हैं मुझे? जी हाँ, सब कुछ जानती हूँ। इन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं इनकी दोस्त हूँ। देखिए, मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। आज नहीं मेरे साथ जाना है। आप चाहे तो यही मेरे सामने बात कर सकते हैं। नहीं, मैं यहाँ तो बात नहीं कर सकता हूँ। तो कैंटीन में चलिए, वहाँ बात कर लीजिएगा। एक्सक्यूज मी, देखिए
मुझे इनसे जो बातें करनी है वो ना आपकी मौजूदगी में होंगी ना कैंटीन में, इसलिए प्लीज इन्हें जाने दीजिए मेरे साथ। ये नहीं जाएगी मीरा, इन्हें बता दो। कहीं नहीं जाना मुझे, और अगर कोई बात करनी है तो इनके सामने करो, वरना चलो शमा। ऑलराइट, मैं यहीं बात करने को तैयार हूं, लेकिन कैंटीन में नहीं। कैंटीन में दूसरे लड़के भी होंगे और मुझे इनसे जो बातें करनी है वो कुछ इस तरह की हैं कि हम पहले कॉलेज के ऑफिस में जा रहे हैं, उसके बाद मीरा मेरे यहाँ आएगी। अगर आप चाहे तो अपनी गाड़ी में हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां बातें हो सकती है लेकिन मेरी मौजूदगी में। मीरा, मीरा, अगर हम यहीं पास में किसी रेस्टोरेंट में बैठकर थोड़ी देर बातें कर लें अगर आना है तो हमारे पीछे आइए। चलो शमा। आओ, बैठो, आइए, बैठिए। थैंक यू। आप कुछ पियेंगे? थैंक्स, मैं सिर्फ इनसे कुछ बात करना चाहूंगा। कम से कम अब तो 2 मिनट के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। जिस बात को आपने पब्लिक बनाया उसे अकेले में क्यों करना चाहते हैं? जी? आप जब मुसलमान बने होंगे, मुसलमान बनकर शादी की होगी, तो अकेले तो नहीं होंगे। जमात के लोग होंगे, मौलवी होंगे, गवाह होंगे। फिर इस पब्लिक मामले को थोड़ा सा और पब्लिक बनाने में क्या झिझक? मैं भी मुसलमान हूँ। आप मुसलमान हैं? जी हाँ। ओह, देखिए, मुझे इनके पिताजी ने यहाँ भेजा है। क्या? और नहीं तो क्या, तुमने तो उन्हें बताया नहीं कि हमारा बच्चा होने वाला है, इसलिए उन्होंने जाकर मुकदमा ठोक दिया। तो मेरे बात करने के बाद सूरत बदली है। तुम्हारे इस होने वाले बच्चे को इस बदनामी से बचाने के लिए कि उसका बाप मुसलमान बन गया है, वो मुकदमा वापस लेने को तैयार हो गए। और अगर ये तैयार ना हो तो मुझे अपना वकील तैयार करना पड़ेगा, और मेरे वकील को ये कहने की पूरी आजादी होगी कि ये जो बच्चा है ये पता नहीं किसका है, क्योंकि मैं तो बहुत पहले अपना धर्म बदल चुका था, अलग भी हो चुका था। अब ऐसी सूरत में अगर ये बच्चा पैदा होता है तो ये क्या कहलाएगा? इलिजिटिमेट। और इनसे एक बात और कहिएगा कि अगर ये बच्चा हो भी जाता है तो उसे मेरी प्रॉपर्टी से कुछ नहीं मिलने वाला। कॉन्ग्रेचुलेशंस मीरा, तुमने ठीक किया। क्या क्या ठीक किया इन्होंने? आपके जीन्स जो इसके बदन में आ गए थे, उन्हें आपकी तरह ऑपरेशन थिएटर में रखी बाल्टी में डंप कर। क्या? तुम क्या समझते थे? हर भावुकता में बह के या भावनाओं में पढ़कर तुम्हारी शुक्राणुओं को अपने रक्त से सींचूंगी, जिसमें तुम्हारा जेनेटिक कोड है। एक शरीर के बाद दूसरा शरीर पाने के लिए एक धर्म को छोड़ देना और दूसरे धर्म का शिखंडी की तरह इस्तेमाल करके उसे बदनाम करना। मिस्टर टर्नकोट, आप हिंदू थे, हिंदू मैरिज एक्ट आपका कानून था, आपने उसे तोड़ा और हमारे मजहब का गलत इस्तेमाल किया। इसलिए जब मीरा ने अपने वजूद से आपके बच्चे को निकाल फेंकने का फैसला किया, मैंने उसकी मदद की, और तब भी करूंगी जब आपको 2 शादियां करने की सजा दिलाने के लिए ये केस परस्यू करेगी। आओ मीरा। सरकार, आपके खत आए हैं। शबनम या उसके ससुर का कोई खत आया? नहीं, आज भी कोई खत नहीं आया। आज भी नहीं?
हेलो। शिराज साहब, मैं बेगम रशीदुद्दीन बोल रही हूँ। कैसे हैं आप बेगम साहिबा? कैसी हूँ? मेरी ना पूछिए, अपनी खैर मनाइए। मैं हिंदू बेटी की माँ नहीं हूँ, मुसलमान बेटी की माँ हूँ, जिसके लिए बेटे वाले नाक रगड़ते आते हैं और बेटा जिसकी बेटी को हाथ लगाने से पहले मेहर की रकम लिख कर देता है। आप तो हमारे दरवाजे पर रशीदुद्दीन साहब से वो मांगने आए थे जिसने आपका नसीब बदल दिया, और अब आप हमसे आंखें बदलने लगे। जिस तरह आपकी बेटी मेरे पास आते आते कभी नहीं आई, आप समझते हैं आप मेरी बेटी को भेजते भेजते कभी नहीं भेजेंगे? ये आप क्या फरमा रही हैं बेगम साहिबा? आपकी बेटी आपकी, लतीफ आपका, और मैं खुद आपका गुलाम बेगम साहिबा। अरे मेरी क्या वजह कि मैं शबनम बेटी को ना भेजूं? तो फिर क्या वजह है कि शादी के बाद शबनम ने आज तक फेरा नहीं लगाया? मैं खत लिखते लिखते हार गई और आप झूठे वादे करते करते नहीं थके। मुझे अपनी बेटी चाहिए लखनऊ में फौरन, और अगर दामाद साहब साथ नहीं आएंगे तो शबनम बेटी दोबारा हैदराबाद वापस नहीं जाएगी। ये क्या गजब कर दिया आपने? गजब नहीं किया, कोड़ा लगाया है। ऐसा कोड़ा कि दोनों बाप बेटे मेरी बेटी को लेकर भागे भागे चले आएंगे। मेरे तो आग लगी है जब से समीना ने बताया है कि वो शबनम के साथ क्या सलूक कर रही है। उस हैदराबाद वाले का तो मैं वो हशर करूंगी जो नादिर शाह ने लाल किले वालों के साथ किया था। पत्थर का चबूतरा रह जाएगा और तख्ते ताऊस हवा हो जाएगा अगर मैंने अदालत में जाकर उस बेवा के हक में सच्ची गवाही दे दी। ये अचानक तुम्हें क्या जुनून सवार हो गया भाई? माँ अपनी बेटी के हाथ ही पीले नहीं करती, उसे फलते फूलते भी देखना चाहती। अगर शबनम नहीं आई या उसने शिकायत की कि उसे तंग किया जा रहा है, तो आप देखिएगा मैं उन लोगों का जीना हराम कर दूंगी। मैं उनके यहाँ जाकर वहीं पर शमा को बुलाकर कहूंगी कि मुझे कचहरी में तलब कर। मैं सच कहूंगी और दिखा दूंगी कि मैं सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी का असली मतलब क्या होता है और चींटी हाथी को कैसे गिराती है। तेरी सास जो है ना, वो औरत नहीं, औरत नुमा मर्द है, जिसने रशीदुद्दीन के गले में हाथ डालकर उसकी जबान मरोड़कर उससे झूठी गवाही दिलवा दी। अब तेरी हरकतों की वजह से अगर वो जिद पे आ गई ना, तो तेरे बाप की दुम में दुमड़ी बांधकर उसे हैदराबाद की सड़कों पे तांगा चलवा देगी। मैंने क्या किया है? वो नई नवेली गरीब जिसके मुंह में जबान तक नहीं है, वैसे ही शिकवा लेकर आ गई मेरे पास, और मैंने ऐसे ही शिकायत कर दी तेरी इनसे। और वो भी आज की है। उस दहाड़ती शेरनी का लखनऊ से फोन आया था। अरे एक सांस में उसने मुझे ऐसा लताड़ा जैसा उम्र भर किसी ने नहीं लताड़ा। यानी अब उसे भी आप मेरे गले में डाल रहे हैं? अब वो अपनी माँ तक पहुंच गई, यहाँ की एक एक बात लखनऊ तक जाने लगी। उस मासूम पर इल्जाम मत लगा। वो कसम खाकर कहती है कि मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ, अपनी बहन समीना से जरूर कहा था। हो सकता है कि उसने कह दिया हो, या फिर वो लोग हमसे इसलिए गुस्सा है कि हम वादा करके भी उनकी बेटी को लखनऊ नहीं भेजते। अरे बेगम, कैसे भेज दूं? मेहर जो माफ करा दिया, अब ऊपर से इसकी हरामकारियां। अपने बेटी की मुंह से सुनकर तो वो भड़क उठेगी, एकदम फट पड़ेगी। और अब इसने वो नौकरानी का बखेड़ा खड़ा कर दिया। मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ ताश खेलने को कहा था। नौकरानियों को अपने पास ताश खेलने के लिए क्यों बिठाया जाता है, ये अपने बाप को मत बता। अपनी अगर सास से अमान चाहता है ना, तो अपनी बीवी को पर्चा और सीधे से उसे लखनऊ लेके जा। लखनऊ? उसे मैं लखनऊ क्यों ले जाऊं? तो फिर क्या तेरा बाप लेके जाएगा? तुम अंदर जाओ जी, मैं इसको समझाता हूं। जाओ। देख बेटा, कुछ दिनों के लिए अपना हरामीपन छोड़, सीधे से अंदर जा, उसके हाथ पांव जोड़, उससे छोटी मोहब्बत जता, किसी भी तरह उसको ठंडा कर ताकि वो लखनऊ जाके तेरी और हमारी शिकायत ना कर दे। अरे आदमी जब पांव पड़ता है ना, तो औरत मान जाती है। ठीक है, मैं उसे मना लूंगा, लेकिन आप उस नौकरानी की ड्यूटी बड़े महल को सफा करने में लगा दो। बड़े महल को सफा करने? हाँ,
अगर आप उसकी ड्यूटी वहां लगा दोगे तो मैं उसे जाकर कहूंगा कि अब फज्जो मेरे सामने नहीं आएगी, क्योंकि मैंने उसकी ड्यूटी बड़े महल में लगा दी है। उसे शुभा भी नहीं होगा और वो जाकर अपनी अम्मी से हमारी शिकायत नहीं करेगी। और अगर जाते जाते उसने फज्जो को अपने साथ ले लिया तो अम्मी जान को एक नौकरानी नहीं मिलेगी। तुम लेट जाओ, बाम मैं लगा देता हूँ। तुमने नहीं बताया, अम्मी जान ने बताया कि तुम्हारे सिर में दर्द है। तुम सही हो और नाराज हो, एक सही काम मुझे भी कर लेने दो। तुम लेट जाओ, बाम मैं लगा देता हूँ। और मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। किस बात की? हर बात की। अम्मी जान ने मुझे बहुत डांटा, कहा कि मैं तुम्हारे जज्बात का ख्याल नहीं रखता। तुम जो कहती हो मैं उसका उल्टा करता हूँ, नौकरानी के साथ ताश खेलने की बात करता हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझसे बाम लगवा लो, मैं समझूंगा कि तुमने मुझे माफ़ किया। खुदाया, अपने मुंह से ऐसी बातें ना निकालिए, आप ही लगा दीजिए। ठीक है, तो लेट जाओ। लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे सर में दर्द है? मैंने गोली खा ली थी, सोचा था ठीक हो जाएगा, पर ठीक हुआ नहीं। आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे जब्त नहीं हुआ और मैंने अम्मी जान से आपकी शिकायत कर दी। पता है अम्मी जान ने मुझसे क्या कहा और सबसे ज्यादा तुम्हारी किस बात की तारीफ की? इस बात की कि शिकायत तुमने उनसे की, अपनी अम्मी जान से नहीं। घर की बात को घर ही में रखा। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुमसे सबक लूं। मैंने तुमसे सबक लिया और तौबा की। मुझे गुनहगार न बनाइए, मैं वादा करती हूँ अब से ऐसी कोई चीज़ नहीं करूँगी जो आपको नागवार गुजरे।